नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। मैं सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ। आज आपसे बात करूंगी साइनोसाइटिस के विषय में कि साइनोसाइटिस से अक्सर लोग बहुत परेशान हैं और साइनोसाइटिस के क्या लक्षण होते हैं, किस कारण से ये हो जाता है और क्या हम इसमें ऐसी चिकित्सा करें कि साइनोसाइटिस हमारा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आज मैं आपसे इसी विषय में बात करूंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर चलते हैं साइनोसाइटिस की ओर। साइनोसाइटिस की शुरुआत हमेशा जुकाम से ही होती है, क्योंकि जब जुकाम बार बार होने लग जाता है तो इस तरह की परेशानियां साइनोसाइटिस में बदल जाती हैं। तो सबसे पहले साइनोसाइटिस के मैं आपको लक्षण बताती हूँ कि साइनोसाइटिस में सिर भारी भारी रहता है, जकड़न रहती है, सिर दर्द रहता है, नाक से पानी आता है, आँखों से भी पानी आता है, आँखें लाल हो जाती हैं, गले में खराश रहती है, ईचिंग सी होती रहती है। इस तरह की दिक्कतें साइनोसाइटिस की शुरुआत में होती हैं। मौसम बदलने पर भी परेशानी होती है और एक समय ऐसा आता है कि अगर साइनोसाइटिस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये क्रोनिक में बदल जाता है। तो क्रोनिक जब साइनोसाइटिस हो जाता है तो उस समय हमारी नाक बहुत बंद रहने लगती है, कफ अंदर ही अंदर हमें परेशान करता है और जो हमारे ये पैसेज होते हैं, नाक के जो पैसेज होते हैं, इसमें कफ जमने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि कफ उस जगह को ब्लॉक कर देता है। और उसके अलावा जो हमारी ये आपकी हड्डी होती है, ये गाल की, इस हड्डी के अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी में ये कफ इकट्ठा होने लग जाता है और जब उस कैविटी में कफ इकट्ठा होता है तो कई बार संक्रमण हो जाता है और जब संक्रमण हो जाता है तो कफ में बड़ी दुर्गंध आती है, जो दुर्गंध अपने आप को भी फील होती है। तो उस समय ऐसा लगता है कि ऐसा क्या किया जाए जो ये दुर्गंध तुरंत ख़त्म हो जाए। इस तरह की अजीब सी बदबू आती है और बराबर वाला भी इस चीज़ को कई बार फील कर सकता है। तो ये जो है साइनोसाइटिस की बहुत क्रॉनिक स्टेज होती है और उसमें नींद भी नहीं आती और नींद आने में भी दिक्कत होती है, पढ़ाई भी हर्ज होती है, बहुत सारे कामों में मतलब इसकी लाइफस्टाइल में थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है जब ये साइनोसाइटिस की दिक्कत आती है। और जब साइनोसाइटिस बहुत बढ़ जाता है और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब अक्सर जो है इसके लिए सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि जो हमारी नाक ब्लॉक है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है और आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और कई बार देखा गया है कि सर्जरी करने के बाद भी वापस से नाक ब्लॉक होने लगती है कुछ समय बाद। एकदम तो नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ समय बाद फिर से नाक ब्लॉक होने लगती है, फिर से सांस लेने में दिक्कत आती है, फिर से वही कफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट कॉज है वो रूट कॉज पे हम नहीं गए। हड्डी कभी भी नाक की नहीं बढ़ती। एक्चुअली जो कफ अंदर रहता है वो ड्राई हो के हमारी जो नाक की हड्डी है उससे चिपकने लग जाता है और चिपकने के बाद वो एक हड्डी जैसा रूप ले लेता है और जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस वक्त उसको छील दिया जाता है। जो वो कफ होता है उसको वो छील दिया जाता है और एक जगह बन जाती है, हवा जाने लगती है, कफ पास होने लगता है, मरीज़ खुश हो जाता है कि अब मेरी स्थिति ठीक हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद जब ये फिर दिक्कत आती है तो फिर वही वाली प्रॉब्लम होती है कि अब फिर दोबारा ऑपरेशन करा जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब जो इसका रूट कॉज है हम उस पर चलते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी और इस टाइप की कुछ चीज़ें बताऊंगी जो अगर आप इन सबको फॉलो करते रहेंगे तो आपको जो है साइनस ख़त्म हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या करना है। ये एक स्टीमर है और इस स्टीमर में मैंने, आप देखो, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और इसको पानी जब बॉइल्ड होने लगेगा तो स्टीम आने लगेगी और इस तरह से नाक पर इस तरह से मुँह करके और आप स्टीम ले लें और इसको कवर भी कर लें, जिससे कि पूरी स्टीम आपके नाक में अच्छी तरह से जाती रहे। तो इस स्टीम को लेने से पहले इसके अंदर 2 बूंद ये यूकलिप्टस का तेल है, अरोमा ऑयल है, जिसकी 2 बूंद अगर आप इसमें डाल देंगे तो इससे खुशबू तो अच्छी मिलती ही है, लेकिन ये अंदर से नाक को खोलने में भी बहुत काम करता है, मददगार होता है। तो एक तो आप ये डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये मैं आपको अदरक दिखा रही हूँ पिसा हुआ। इस अदरक को मिक्सी जार में बिल्कुल पीस लें और पीस करके
और इसमें थोड़ा पानी मिला करके इसे डाइल्यूट करके और छलनी से छान करके, ये जो पानी हमने इसमें लिया है, इस पानी में, जिसमें स्टीमर है जो, इस पानी में इसको छान के इसका पानी डाल लें और इससे स्टीम लें। तो जब हम स्टीम लेंगे इससे, तो उससे हमारा कफ ढीला हो जाएगा और ढीला होने के बाद आराम से कफ बाहर निकल जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी फील नहीं होगी। अच्छा लगेगा आपको स्टीम लेने के बाद। और इस स्टीम को अक्सर रोज़ाना जब तक ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो लेते रहना चाहिए। एक तो आप ये वाला काम करें, और दूसरा जब स्टीम ले लें तो स्टीम लेने के बाद फिर नाक में, ये बादाम ऑयल है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको स्टीम लेने के बाद इसकी 2 बूंद एक नॉस्ट्रल में और 2 बूंद दूसरे नॉस्ट्रल में आपको डालनी है। ये सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। और बादाम ऑयल की ना हो आपके पास तो आप एक और कोई दूसरा तेल है तो ये भी डाल सकते हैं। एक षडबिंदु तेल है, ये भी एक आयुर्वेदिक तेल है, ये बहुत अच्छा तेल होता है। ये थोड़ा तेज़ लगता है नाक के अंदर, इसको भी आप डाल सकते हैं। पहले दूसरे दिन तेज़ लगता है, लेकिन उसके बाद फिर ये ठीक लगने लग जाता है। तो नाक में तेल डालने से भी नाक खुलती है हमारी और सांस लेने में आसानी होती है और आप आराम से सो सकते हैं। तो एक रेमेडी तो मैंने आपको ये बताई, और दूसरी मैंने ये तेल वाली बताई, और तीसरी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक ये नेती का लोटा है, इसमें हम पानी भर लेंगे और पानी गुनगुना पानी होना चाहिए और उसमें एक पिंच नमक की डाल देंगे। चाहे सेंधा नमक आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर है, तो जो भी आपके पास नमक उपलब्ध है वो एक पिंच इसमें नमक की डाल दें। और उसके बाद ये नेती हमें नाक से इधर से इस तरह से हमें लगानी है और इस साइड से इसमें से पानी गिरे, इस तरह से हमें ये नेती ली जाती है, जल नेती कहलाती है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर हमारा चल रहा हो, जिधर से श्वास अच्छे से खुल के आ रही है, और जो स्वर बंद है उधर से नहीं, जो खुल के आ रही है उस साइड ये लगाना है। मान लिया मेरा ये स्वर खुला हुआ है तो मुझे इस साइड से ये इसको ऐसे लगाना है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना है और मुंह खोल के रखना है। ऐसे करके मुंह खोलकर हमें मुंह से श्वास लेना है, मुंह बंद करके श्वास नहीं लेना, नहीं तो हम जलनेती नहीं कर पाएंगे। तो मुंह खोल करके हमें श्वास लेना है और पानी ऐसे डालना है और ज़्यादा सिर को पीछे या आगे नहीं झुकाना, थोड़ा साइड में करना है, जिससे कि पानी आपका नाक से होके इस वाली नाक से आकर पानी गिरने लगे। तो इस तरह से ये 1 लोटा आप धीरे धीरे इस तरह से करने लगे एक साइड से। जब ये सारा लोटा ख़त्म हो जाए धीरे धीरे करके, तो फिर से दोबारा 1 लोटा भर लें और इस दूसरी साइड से फिर आप इसको इस तरह से पानी गिराएं नाक से। ऐसा करने से हमारी नाक के जो पैसेज ब्लॉक हैं वो खुलने लग जाएंगे और आपको सांस लेने में बहुत आसानी होने लगेगी। ये जो मैंने बादाम तेल की आपसे भी बात करी थी नाक में डालने की, इसी बादाम तेल को हल्का सा गुनगुना करके आप नाक के दोनों साइडों में इस तरह से रगड़ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से नाक ब्लॉक होती है, इस तरह से रगड़ सकते हैं। यहाँ से अपनी आईब्रोज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी दर्द रहता है, इस तरह से आप दोनों साइड रगड़ सकते हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से, एक तरह से जैसे नस्य में थोड़ा थोड़ा करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो कफ है वो ढीला हो जाता है हल्के गर्म तेल से, और रब करने से गर्मी पा करके कफ ढीला हो जाता है और नाक से निकलने लग जाता है। तो ये भी इसके लिए बहुत लाभकारी है। अब आते हैं योगासन और प्राणायाम पर, क्योंकि योगासन और प्राणायाम का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में गहरा सांस लेना है और गहरा छोड़ना है, गहरा सांस लेना है और गहरा छोड़ना है। इससे हमारी ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जाती है, गर्माहट आती है, उसकी वजह से हमारे जो लंग्स है, जो नोज़ है, इसके अंदर जो कफ है वो पिघल के बाहर आ जाता है। क्योंकि साइनोसाइटिस जब हो जाता है, तो साइनोसाइटिस जब ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो वो लंग्स तक भी पहुंच जाता है कई बार। तो इसके लिए भस्त्रिका बहुत अच्छा काम करती है। और प्लस अनुलोम विलोम, जब अनुलोम विलोम को हम राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे और गहरा सांस लेंगे और फिर साइड से निकाल देंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ़्ट से निकाल देंगे। इस तरह से अनुलोम विलोम हम कम से कम 10 मिनट तक करें। और इसके बाद कपालभाति, जो कपालभाति इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि कपालभाति करने से हमारा जो इसका एक अर्थ है कि कपाल चमकने लगता है, जो हमारा माथा है वो चमकने लगता है। उसका कारण क्या है चमकने का? कपालभाति। इसका कारण क्या है कि जब हम कपालभाति करते हैं
तो कपालभाति करने से हमारा पेट एकदम साफ़ रहने लगता है, और जब पेट साफ़ रहने लगता है तो उसकी वजह से चेहरा खिल उठता है। वो जो दिखाई देता है, जो कपालभाति जो शब्द है, वो इसी कारण से होता है कि वो चेहरा खिल उठता है। और इसके अलावा आप एक इसमें सूर्यभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो ये 4 प्राणायाम आप इसमें कर सकते हैं, और इन चारों प्राणायाम के करने से साइनोसाइटिस में बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको अपने खाने में भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। तो जैसे कि हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए जो कफवर्धक हो, जो कफ को बढ़ाता हो, जैसे दूध से बने पदार्थ, दही, मट्ठा, पनीर, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा दालें भी कुछ दिन के लिए आप छोड़ दें। जब इस तरह से आप ट्रीटमेंट करें तो दालें भी कुछ दिन के लिए छोड़ दें, क्योंकि दालें जो उबल जाती हैं, जैसे हम रोज़ाना दाल बनाते हैं, क्योंकि वो पक के ही बनती हैं, तो जो दालें उबल जाती हैं वो भी कफ का प्रोटेक्शन करती हैं, कफ बनाती हैं। तो दाल हम खा सकते हैं, लेकिन अंकुरित रूप में दाल को खा सकते हैं। अंकुरित दाल बनाइए, जैसे मूंग के स्प्राउट्स आप बना लीजिए, और उसमें खीरा, टमाटर, प्याज जो भी आप डालना चाहें वो डाल करके खूब अच्छा सा रस सैलेड डाल के, धनिया वनिया डाल करके आप उसको बहुत बढ़िया सा बना के, बेहतरीन बना करके, टेस्टी बना करके और उसको खा सकते हैं। वो आपके लिए लाभ करेगा। अब जितनी भी बातें मैंने आपको ये बताई हैं, कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और ये सब करेंगे तो आपका साइनोसाइटिस धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आप भूल जाएंगे कि कभी आपको साइनोसाइटिस भी था। इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा इस तरह से बहुत ज़्यादा आराम करती है, क्योंकि ये शरीर से पूरी गंदगी को बाहर निकालती है। तो इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की चिकित्सा ही काम आती है, और यही हमें करनी भी चाहिए। कमेंट मेरे पास ज़रूर डालिए कि आपको फॉलो करने से कितना लाभ मिला है, और अगर कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इसका उत्तर दूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।